टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रल बैंकिंग दिसंबर 23 क्वेश्चन एंड आंसर, यानी दिसंबर 23 का जो हमारा सेंट्रल बैंकिंग का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, ताकि आपको पता चल सके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जिससे सवाल बराबर आते हैं और इसको तो आपको प्रायोरिटी पे ही कवर करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, लेट मी शो यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैमल्स फ्रेमवर्क यूज बाय सेंट्रल बैंक फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करना है, राइट। तो एक फ्रेमवर्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैमल्स फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? कैमल्स। कैमल्स का फुल फॉर्म होता है, आपको पता होगा। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है आपसे। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है कि रिटर्न ऑन एसेट इज कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये तो सही है। फिर हाउसहोल्ड इंडेप्टनेस इज की इंडिकेटर अंडर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एसेट, ये गलत है। फिर कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज अ कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट साउंडनेस कैटेगरी, सही है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ फैक्टर कंसीडर फॉर लिक्विडिटी, ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन देखिए इसमें कैमल्स में ना, ये जो हमारा अर्निंग एंड ई से होता है अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। एम से होता है हमारा मैनेजमेंट साउंडनेस, फिर लिक्विडिटी एल से होता है हमारा लिक्विडिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिस्क प्रोफाइल ऑन एसेट है वो हो गया हमारा ए। तो इसी तरह से कैपिटल एडिक्वेसी हो गया हमारा सी। तो सभी का अपना अपना, सभी जितने भी कंपोनेंट्स है सभी का अपना अपना कैटेगरीज आता है। जैसे कि रिस्क ऑन एसेट हमारा कैटेगरी हो गया अर्निंग एंड प्रॉफिट में, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारा मैनेजमेंट साउंडनेस पे आ गया। सेंट्रल बैंक क्रेडिट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा लिक्विडिटी के लिए आ गया, से ऐसा ही होता है। इसका आपसे पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये जो कर रहा है कि हाउस होल्ड इंडेप्टनेस इज द की इंडिकेटर ऑफ रिस्क प्रॉफिट ऑफ एसेट, दिस इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट साउंडनेस इन कैमल्स फ्रेमवर्क। तो मैनेजमेंट साउंडनेस के रिगार्डिंग कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा? एक्सपेंस रेशियो और कंसीडर्ड इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट साउंडनेस, सही है। अर्निंग पर एम्प्लॉय द फैक्टर एनालाइज और मैनेजमेंट साउंडनेस, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी कर रहा है कि ग्रोथ इन नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ रेलेवेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट साउंडनेस, ये नहीं है। मैनेजमेंट कितना साउंड है, इसको मतलब इससे मतलब थोड़ी है कि कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रो किया है, राइट, ये गलत है। बाकी जो पहला दो कर रहा है एक्सपेंस रेशियो और अर्निंग पर एम्प्लॉय, तो कितना एक एम्प्लॉय कितना अर्न कर रहा है और एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो ये दोनों फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट साउंडनेस। तो ए और बी सही है, सी नहीं सही है। फिर कह रहा है कि लिक्विडिटी कंपोनेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? डिपॉजिट इन रिलेशन टू द मॉनेटरी एग्रीगेट इज रिलेवेंट इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। सेंट्रल बैंक क्रेडिट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो सही है, ठीक है। मेजर ऑफ सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी आर कंसिडर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी असेसमेंट, ये गलत है। जो हमारा सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी का जो मेजर्स होता है ये कह रहा है कि आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट का पार्ट होगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हमारा गलत है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एफओएमसी के बारे में गलत है? एफओएमसी का फुल फॉर्म पता है ना आपको क्या होता है? फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। तो एफओएमसी से सवाल बराबर पूछा जाता है, सो प्लीज गो थ्रू इट। सो एफओएमसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपसे पूछा जा रहा है। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है कि एफओएमसी हैज 12 वोटिंग मेंबर इंक्लूडिंग द 7 मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, सही है। एफओएमसी जब मीटिंग जो है साल में ये 8 बार होता है इन वाशिंगटन डीसी, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डलास इज प्राइमरली वोटिंग मेंबर एफओएमसी, ये गलत है। तो एफओएमसी जो है इसके अंदर 12 वोटिंग मेंबर होते हैं, इसमें 7 मेंबर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर का। एफओएमसी 8 बार मीट करते हैं एक साल में वाशिंगटन डीसी में, और जो प्रेसिडेंट होता है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डलास का वो परमानेंट नहीं, ये गलत है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? SCC शॉर्ट में बोलते हैं इसको। टू इनकरेज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, इनकरेज करना नहीं, इसको डिस्करेज करना। टू प्रोवाइड अनरेगुलेटेड फ्रीडम इन बैंक इन मैनेजिंग देयर पोर्टफोलियो, गलत। बैंक को ज़्यादा ये नहीं दिया जाता, फ्रीडम नहीं दिया जाता। फिर कह रहा है टू इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर इन अलाइनमेंट विद द नेशनल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, ये सही है। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो फंड फ्लो है वो खासकर क्रेडिट फ्लो है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में जाए जो कि हमारे नेशनल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के अलाइनमेंट में हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। मॉनेटरी बेस डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस, 1 इंटू ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मॉनेटरी बेस डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। फिर कह रहा है कि ओएमओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट।
तो बताइए OMO का करेक्ट ये क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका पर्पज़ यही है कि हम मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को क्या करें, इन्फ्लुएंस करें, राइट। तो मनी मार्केट और तो OMO को कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करने के पर्पज़ से कंडक्ट किया जाता है। और हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते हैं और बेचते हैं, राइट। वी परचेज एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मनी मल्टीप्लायर शॉर्ट में इसको MM भी बोला जाता है। तो ये रेशियो किस चीज़ का होता है? ये रेशियो होता है हमारा एक रिजर्व मनी, हाई पावर मनी टू द बेस मनी, ठीक है। तो ये जो हमारा है मनी सप्लाई टू बेस मनी, तो यहाँ पे क्या था, मॉनेटरी बेस इनटू मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इसको ज़्यादा सही में कहा जाए ना, तो ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। इसको ऐसे याद रखिए कि जो MM होता है ना, वो होता है मनी सप्लाई टू बेस मनी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये ज़्यादा सही एक्चुअल डेफिनेशन एज पर योर बुक, ठीक है। आपकी बुक के अनुसार ये सबसे ज़्यादा सही डेफिनेशन रहेगा कि मनी मॉनेटरी मल्टीप्लिकेशन, मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं तो मनी सप्लाई अपॉन बेस मनी, ठीक है, एज पर योर मैकमिलन बुक, ये करेक्ट डेफिनेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि OMO का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बता सकते हैं OMO का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी मैंने बताया कि OMO का ऑब्जेक्टिव यही है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करना, राइट। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अब देखिए एक फिलिप्स कर्व के बारे में कौन सा कंसेप्ट हाईलाइट किया गया और कौन सा ट्रेड ऑफ इसने प्रपोज किया? तो लैफर कर्व, ट्रेड ऑफ बिटवीन टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, गलत। द एंगल कर्व, ट्रेड ऑफ बिटवीन इनकम, ये देखिए जो हमारा इन्फ्लेशन और ग्रोथ है ना, इसके बीच के ट्रेड ऑफ को इसने इंडिकेट किया। तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो यदि हम फिलिप्स कर्व के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही है कि ये बेसिकली क्या कहता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ है, इसके बीच में ट्रेड ऑफ है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो ग्रोथ कम होगा। अच्छा, जो हमारा गैप होता है गवर्नमेंट डिपॉजिट और के लायबिलिटी में, वो सेंट्रल बैंकिंग क्रेडिट टू गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में क्या है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? तो पहला कह रहा है कि नेट सेंट्रल बैंकिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, रिड्यूस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिक्रीज इन नोट इशू। सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। तो कहा जा रहा है कि ये जो हमारा गैप होता है GD और GL के बीच में, GD क्या होता है गवर्नमेंट डिपॉजिट बैलेंस और GL क्या होता है गवर्नमेंट लायबिलिटी, तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, इस गैप के कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है गैप का? इस गैप का इफेक्ट ये पड़ता है कि जब भी लायबिलिटी जो है ना, जब भी हमारा GL GD से ज़्यादा होगा, लायबिलिटी जो है डिपॉजिट से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इट रिजल्ट इन नेट क्रेडिट बैलेंस, इट रिजल्ट इन नेट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा GL ग्रेटर देन GD, नेट क्रेडिट बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक के प्रोलिफरेशन के लिए प्राइमरी रीजन क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है द नीड फॉर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, द फंक्शन ऑफ नोट इशू, द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैंकिंग। देखिए सेंट्रल बैंकिंग प्रोलिफरेट हुआ है, वो हमारे नेशनल स्टेट के इमरजेंसी रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। तो नेशन स्टेट जो से नेशन स्टेट इमर्ज होते गए हैं, 20वीं सेंचुरी में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो सेंट्रल बैंक भी प्रोलिफरेट हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी रीजन यही है कि आपका जो इमरजेंस हुआ है नेशनल स्टेट का, दिस इज द प्राइमरी रीजन। किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने CBLO को रिप्लेस किया? कोलेटरलाइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्राई पार्टी रेपो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, ट्राई पार्टी रेपो। तो ट्राई पार्टी रेपो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी क्लियरिंग एजेंट फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो इसने CBLO को रिप्लेस किया। अब कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी 1 और 2, इसका फोकस था रिफॉर्मिंग द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है नया फ्रेमवर्क जो कि दोनों कमेटी के द्वारा लाया गया? तो 1 और 2 के द्वारा जो कमेटी के द्वारा जो फ्रेमवर्क लाया गया कौन सा था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म फॉर बैंक, प्रूडेंशियल गाइडलाइन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी 1 का रिकमेंडेशन था कि नए प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिया जाए, लेकिन नरसिम्हन कमेटी तो उन्होंने एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखा, तो ये फ्रेमवर्क नहीं होगा। B कह रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो नरसिम्हन 1 से पहले एग्जिस्ट करता था, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन C कर रहा है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म पहले से था, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म पहले से था, नरसिम्हन 1 और 2 ने क्या किया, रिफाइन किया। ऑप्शन D कर रहा है प्रूडेंशियल गाइडलाइन फॉर NBFC, ये सही है। तो जो NBFC का जो प्रूडेंशियल गाइडलाइन है ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया दोनों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा D सही होगा। इन पर है सवाल पूछा गया था कि IIT का क्या फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग सेंट्रल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं।
फिर दूसरा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, तीसरा है इंफॉर्मेशन इंसेंटिव एंड ट्रांजेक्शनल प्रोसेस, और चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखिए सेंट्रल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में आईआईटी का सही फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन इंसेंटिव एंड ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिमेंबर इंफॉर्मेशन इंसेंटिव एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ये करेक्ट डेफिनेशन है हमारे आईआईटी का। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि कैमल्स का क्या फुल फॉर्म होता है, CAMELS। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में कैमल्स का क्या फुल फॉर्म है, ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक एंड लैंडिंग सिस्टम, ये पहला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं अगली स्लाइड में। कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, अर्निंग लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, सेंट्रलाइज एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड इकोनॉमिक लैंडिंग स्टैंडर्ड, क्रेडिट अकाउंट मार्केट इवैल्यूएशन, लोन सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट। दोस्तों कैमल्स का सही फुल फॉर्म है, मैं आपको सही फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए क्या है, C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी, और हमारा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ये होता है S से, ठीक है। इसीलिए लिक्विडिटी हम लोग क्या लिखते हैं, CAMELS, समझे। तो कैमल्स में होता है कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, अर्निंग लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला जो सवाल पूछा गया था वो था हमारा LAF के कॉरिडोर पे। LAF का कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया था कि LAF के कॉरिडोर में अपर बाउंड यानी सीलिंग का काम क्या करता है और लोअर बाउंड यानी फ्लोर का काम क्या करता है जब हम लोग पॉलिसी रेपो रेट को मिडिल में पोजीशन किए रहते हैं। तो देखिए सवाल ये है, आपने क्या किया कि जो आपका पॉलिसी रेपो रेट है ना उसको आपने मिडिल में पोजीशन कर दिया, तो आपका अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, ये सवाल है। चलिए जरा ऑप्शन से गुजरते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको अपर बाउंड होता है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, लोअर बाउंड होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपर बाउंड होता है हमारा पॉलिसी रेपो रेट, लोअर बाउंड होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF रेट। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपर बाउंड होता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, लोअर बाउंड होता है पॉलिसी रेपो रेट, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अपर बाउंड होता है MSF रेट और लोअर बाउंड होता है SDF रेट। दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्लीज रिमेंबर इट, जब आपका पॉलिसी रेपो रेट मिडिल में हो तो अपर बाउंड होगा आपका MSF रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और लोअर बाउंड होगा आपका पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने कुछ जानकारियां दी जाएंगी लिक्विडिटी सपोर्ट के रिगार्डिंग, प्राइमरी डीलर का जो लिक्विडिटी सपोर्ट मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा प्राइमरी डीलर के लिक्विडिटी सपोर्ट के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल स्टैंडअलोन पीडीज प्राइमरी डीलर्स। पीडीज का मतलब क्या होता है, पीडीज का मतलब याद रख लीजिए, पीडीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, प्राइमरी डीलर को शॉर्ट फॉर्म में पीडीज लिखते हैं, ठीक है। तो यानी जो लिक्विडिटी सपोर्ट है ना वो सभी स्टैंडअलोन पीडीज में इक्वली डिवाइडेड होता है। ऑप्शन बी कर रहा है कि सेकेंडरी मार्केट परफॉर्मेंस इज जस्ट बेस्ड ऑन आउटराइट टर्नओवर इन ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद वेट ऑफ 1 and 3। यानी दोस्तों सेकेंडरी मार्केट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है आउटराइट टर्नओवर के बेसिस पे, ट्रेजरी बिल में क्या टर्नओवर है, CMB में क्या है, GSEC में क्या है, और वेट दिया जाता है 1-3 का। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो PD वाइज लिमिट होता है लिक्विडिटी सपोर्ट का उसे हम लोग एनुअली रिवाइज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारा the fourth option is liquidity support availed by PD is repayable within 90 days with a penal rate of interest for the delays। दोस्तों सवाल ये है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट को इक्वली डिवाइड करते हैं सभी स्टैंडअलोन पीडीज में, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंडरी मार्केट का परफॉर्मेंस जो है ना, आउटराइट टर्नओवर कितना है ट्रेजरी बिल में, कैश मैनेजमेंट बिल में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल में, उसके बेसिस पे सेकेंडरी मार्केट के परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं, ये भी सही है। जो हमारा प्राइमरी डीलर वाइज लिमिट होता है लिक्विडिटी सपोर्ट का उसे एनुअली रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि लिक्विडिटी सपोर्ट अवेल बाय अ पीडी इज रिपेबल विद 90 डेज। ये भी सही है कि जो भी लिक्विडिटी सपोर्ट प्राइमरी डीलर अवेल करती है उसे 90 दिन के अंदर हम मुझे रिपे करना है, और यदि डिले होगा तो उसका पेनल इंटरेस्ट भी लगेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि जो हमारा रिजर्व बैंक का जो सुपरवाइजरी फंक्शन है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो बीएफएस है यानी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है वो एक इंटीग्रेटेड सुपरवाइजर के रूप में काम करती है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, जिसमें हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एआईएफआई और कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी सब आते हैं। बताइए क्या लग रहा है आपको स्टेटमेंट देखकर, सही है गलत? दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये सही है। जो बीएफएस है ना वो इंटीग्रेटेड सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है कि जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक बीएफएस के 16 मीटिंग हुए जिसमें डिस्कस किया गया जो भी हमारे सुपरवाइजरी फंक्शन के रिलेटेड इश्यूज थे, ऑफ साइट सर्वेलेंस के रिलेटेड इश्यूज थे, ऑन साइट एग्जामिनेशन को और स्किल डेवलपमेंट को। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि बीएफएस का जो फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 1994 में हुआ था, ये गलत है। बीएफएस वाज नॉट फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1994। और लास्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि बीएफएस जो है सुपरवाइजरी इनिशिएटिव को रिव्यू करता है कोविड-19 डिसरप्शन के दौरान, इन्फोर्समेंट पॉलिसी फॉर आरईज एंड कंप्लायंस विद इंस्ट्रक्शन ऑन स्विफ्ट एंड डाटा लोकलाइजेशन बाय बैंक। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा, लेकिन ये जो कर रहा है ना कि बीएफएस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अक्टूबर 1994 में, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे और उनके ब्रांच थे उनको अमलगमेट किया गया ताकि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर सके। बताइए ऑप्शन को देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स यदि आपको सेंट्रल बैंकिंग में किसी प्रकार की आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे So if you need any help related to central banking, so we have CIB elective capsule course for you. आप हमारे CIB elective capsule course का हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। सेंट्रल बैंकिंग के कंटेंट को मैं आपको शो करता हूँ। लेट मी शो यू द कंटेंट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल बैंकिंग में यू कैन सी इट हियर, लेट मी शो यू। इसमें आपको थ्योरी पीडीएफ मिल जाएगा, यूनिट वाइज एमसीक्यूज पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा सेंट्रल बैंकिंग के लिए। तो यदि आपको 15 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं सेंट्रल बैंकिंग के लिए तो हमारे कैप्सूल कोर्स को आप कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं और साथ ही साथ 50% का डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक अवेलेबल है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो जाए जिसका नाम है इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स, और इस पार्टिकुलर सेंट्रल बैंकिंग के कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो जानकारी दी गई है इसके जो नबार्ड पे जानकारी दी गई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि नबार्ड का गठन हुआ था जुलाई 12, 2019 में ताकि रूरल क्रेडिट पॉलिसी और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनिशियल कैपिटल जो नबार्ड का था वो 100 करोड़ था और ये कंट्रीब्यूट किया गया यूनियन गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि जो नबार्ड जो है डेवलपमेंटल और फाइनेंशियल लोन दोनों को कंबाइन करता है, जिसमें जो फंक्शन पहले आरबीआई और एआरडीसी करते थे वो अब नबार्ड ने ले लिया, बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि नबार्ड का शॉर्ट टर्म ऑपरेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होता है और इसका लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई के ड्रॉ होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। राइट, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। अब देखिए सवाल है आपके एसपीडी पे। एसपीडी क्या होता है? स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर। तो स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर की परफॉर्मेंस पे सवाल है, उनके टर्नओवर रेशियो पे सवाल है। आपको बताना है कि जो हमारे स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर होते हैं उनके परफॉर्मेंस और टर्नओवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो मिनिमम एनुअल टोटल टर्नओवर रेशियो होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो 5 टाइम्स होता है एवरेज मंथ एंड स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल ये कर रहा है कि प्रत्येक एसपीडी के द्वारा जो एवरेज मंथ एंड स्टॉक हेल्ड किया जाता है उसका 5 गुना जो टाइम्स होता है, 5 टाइम जो है वो मिनिमम एनुअल टर्नओवर रेशियो होता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कर रहा है कि जो मिनिमम रेशियो है उसे हमें आउटराइट ट्रांजैक्शन के थ्रू अचीव करेंगे गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी के लिए, वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो और बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। जो मिनिमम एनुअल टोटल टर्नओवर है ट्रेजरी बिल का वो 6 टाइम सेट किया गया है एवरेज मंथ इन स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों ये जो आपका मिनिमम एनुअल टर्नओवर है ना, इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि इन द सेकेंडरी मार्केट आउटराइट सेगमेंट द क्वांटम ऑफ टर्नओवर ऑफ एसपीडी इंक्रीजेस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ये गलत है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट कर रहा है कि इन द सेकेंडरी मार्केट आउटराइट सेगमेंट द क्वांटम ऑफ टर्नओवर ऑफ एसपीडी इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों अगला सवाल है कि मिनिमम सक्सेस रेशियो के रिक्वायरमेंट पे सवाल है कि प्राइमरी डीलर जो हमारे ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल का ऑक्शन होता है उसमें मिनिमम सक्सेस रेशियो के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है, करेक्ट रिक्वायरमेंट है।
तो 40% होता है प्राइमरी ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल एसेस्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, 40% in primary action of treasury bill and CMB assessed on annual basis, 40% on cash management bill assessed on half yearly basis, 40% in primary action of treasury bill and CMB assessed on half yearly basis। यानी दोस्तों मिनिमम सक्सेस रेशियो कितना होना चाहिए प्राइमरी डीलर के लिए जब ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल का ऑक्शन होता है तब। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा प्राइमरी ऑक्शन जो ट्रेजरी बिल और सीएमबी होता है ना, तो 40% का सक्सेस रेशियो चाहिए, मिनिमम सक्सेस रेशियो चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे इसे एसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो जानकारी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन के रिगार्डिंग, शॉर्ट में हम लोग एमपीसी डिसीजन कहते हैं, कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इसे हमने एडजस्ट कर लिया 6% तक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है और जो बैंक रेट है इसको हमने 6.5% पे एडजस्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एमपीसी का जो डिसीजन है वो इंश्योर करता है कि इन्फ्लेशन जो है टारगेट से एबव रहे गोइंग फॉरवर्ड, तो साथ साथ ग्रोथ को भी सपोर्ट करे। और चौथा ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का यानी सीपीआई इन्फ्लेशन का वो 4% का हो और बैंड हो ±2% वाइल सपोर्टिंग द ग्रोथ। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि स्टैंडिंग फैसिलिटी को एडजस्ट किया गया है 6% पे। फिर एमएसएफ को भी ये अभी का रेट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कर रहा है ना कि जो एमपीसी का जो डिसीजन है वो इंश्योर करता है कि इन्फ्लेशन एबव द टारगेट रहे, ये गलत है। और ये भी हमारा सही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि मीडियम टर्म टारगेट जो सीपीआई का है वो 4% का रखें और बैंड +-2 का रहे, डी नंबर सही है। तो सी नंबर यहाँ पे गलत है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। कैप्सूल कोर्स के बारे में आपको जानकारी बता दिया।